सन 1985 का वो दिन जब स्टीव जॉब्स को कंपनी से जोर जबरदस्ती निकाला गया, उसके बाद ही कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लगातार कई वर्षों की फेलियर के बाद एप्पल बस बैंकरप्ट होने ही वाला था। तभी निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। ये एपिसोड उन स्टूडेंट या व्यक्तियों के लिए है जो आगे चलकर अपने बिजनेस में क्रांति लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट ब्रांड में से एक किस्सा, एक ब्रांड की जो ना सिर्फ आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि स्टीव जॉब्स जैसे लीजेंड के लिए भी इंस्पिरेशन रही है। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स साहब को कंपनी से फोर्सफुली निकाला गया और फिर दोबारा जब स्टीव जॉब एप्पल में वापस आए 1997 को, उस वक्त कंपनी लगातार 12 साल की लंबी फेलियर के कारण बुरी तरह घाटे से जूझ रहा था और एप्पल बस बैंकरप्ट होने की कगार पर था। उस वक्त स्टीव जॉब्स साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था एप्पल की रेप्यूटेशन को बचाना, क्योंकि एप्पल की रेप्यूटेशन उस हद तक गिर चुका था कि लोगों को कंपनी पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। तभी कंपनी को दोबारा से अपनी ट्रैक पर लाने के लिए स्टीव जॉब ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद न सिर्फ आम लोगों को एप्पल कंपनी पर विश्वास जगाया, बल्कि एप्पल की फाउंडेशन को उस हद तक मजबूत बनाया जो आज के दिन एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी है। यह कारनामा स्टीव जॉब साहब ने कर दिखाया। उन्होंने इसकी शुरुआत की एक लेजेंडरी मास्टर ब्लास्टर अभियान से, वो एडवर्टाइजमेंट अभियान जो थिंक डिफरेंट के नाम से जाना जाता है। और ये कैंपेन कितना प्रभावशाली था, इसका अंदाजा आप एप्पल की सफलता से लगा सकते हैं, जो थिंक डिफरेंट जैसे लेजेंडरी कैंपेन के बदौलत हो पाया। तो यही चीज मैं काफी दिनों से समझने की कोशिश कर रहा था कि स्टीव जॉब्स साहब जब इस कैंपेन को डिजाइन कर रहे थे तो आखिर उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। कई दिनों की रिसर्च के बाद मुझे पता चला, जब मुझे एक पुराना फाइल मिला जहां स्टीव जॉब अपने एग्जीक्यूटिव्स को संबोधित करते हुए बताते हैं कि नाइकी उनके इंस्पिरेशन में से एक है, जिसके लिए उन्होंने थिंक डिफरेंट अभियान को शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि आखिर एक जूते बनाने वाली कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो स्टीव जॉब्स जैसे विख्यात व्यक्ति को इंस्पायर कर पाया। और यही चीज आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं, जहां हम नाइकी के ऐतिहासिक महानता को डिकोड करने वाले हैं, वो भी कुछ बेहतरीन उदाहरण के साथ। तो ये कहानी है साल 2012 की, जब लंदन में समर ओलंपिक होने जा रही थी। तभी तमाम स्पोर्ट ब्रांड के बीच में गजब की रेस लगी हुई थी समर ओलंपिक में अपनी टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर कर दिया तो वे अपनी कंपनी के प्रॉफिट को काफी हद तक पंप कर सकते हैं। और जब नीलामी हुआ तो टाइटल स्पॉन्सरशिप एडिडास के पास चला गया और नाइकी ने ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर करने का मौका गंवा दिया। इस ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए एडिडास को $150 मिलियन पे करने पड़े। $150 मिलियन। और जब हम इस तरह के आंकड़े देखते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर इस टाइटल स्पॉन्सरशिप में ऐसी क्या खास बात है जो सिर्फ ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर यानी नाम लिखवाने के लिए $150 मिलियन पे करना पड़ता है। और इसका आंसर एक आसान सा उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये हम सबके बहुत करीब है, और वो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो IPL 2018। दोस्तों, उस वक्त जब मुझे पता चला कि वीवो 2200 करोड़ रुपए पे करने जा रहा है सिर्फ उसके नाम को IPL के आगे लगवाने के लिए, यानी स्पॉन्सरशिप के लिए, एसए वीवो IPL, तो मैं हैरान रह गया था। और फिर जब मैं वीवो के 2018 और 19 के ग्रोथ को देखा तो हैरान कर देने वाला था। तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। 2018 के पहले क्वार्टर में IPL स्टार्ट होने से ठीक पहले
वीवो लगभग 2.1 मिलियन यूनिट का शिपिंग कर रहा था, लेकिन एक साल बाद यानी 2019 में आईपीएल के बाद सेम क्वार्टर में वीवो 4.5 मिलियन यूनिट का शिपिंग कर रहा था। मतलब सिर्फ एक साल में 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ, 2.1 मिलियन से 4.1 मिलियन दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट में, और ये चौंका देने वाला ग्रोथ था। इसी वजह से किसी भी कंपनी के लिए किसी भी पॉपुलर स्पोर्ट इवेंट में टाइटल स्पॉन्सर करना एक गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और यही तो कारण था जो 2012 का समर ओलंपिक एडिडास के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था, दुनिया को दिखाने का कि एडिडास वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट ब्रांड है और कंपनी की सेल्स को काफी हद तक बढ़ाने का, और साथ ही एडिडास के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नाइकी को पछाड़कर उससे कहीं आगे निकलने का, क्योंकि एडिडास चाहता था कि उसके अलावा कोई भी अन्य ब्रांड किसी भी तरह से अपनी नाम को ओलंपिक के साथ नहीं जोड़ पाए, और इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से ओलंपिक कमेटी के साथ भी बैठा और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ओलंपिक कमेटी स्पॉन्सर्स यानी प्रायोजकों के लिए काफी सख्त विज्ञापन नियम बनाए, यानी इतने कड़े नियम बनाए कि एडिडास के अलावा कोई भी अन्य ब्रांड, नाइकी की तो बात ही छोड़ दो, वो किसी भी तरह से अपनी नाम को ओलंपिक के साथ नहीं जोड़ पाए। इसके बाद ओलंपिक कमेटी ने ठीक वही किया। लंदन समर ओलंपिक में प्रायोजकों के लिए काफी सख्त एडवर्टाइजमेंट नियम लागू किया, जिसे हर एक ब्रांड को पालन करना था कि वे किसी भी तरह से खुद को ओलंपिक के साथ नहीं जोड़ सकते। और तो उन्होंने शब्दों की एक लिस्ट भी निकाली जिन शब्दों को कोई भी अन्य ब्रांड अपने कमर्शियल में यूज नहीं कर सकता था, जिसमें शब्द शामिल थे जैसे ओलंपिक, समर ओलंपिक, लंदन ओलंपिक 2012, द रिंग्स ऑफ द ओलंपिक और भी काफी सारे। मतलब अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो किसी भी ब्रांड के लिए ओलंपिक से जुड़ना असंभव बना दिया गया था, जो कोई भी अन्य ब्रांड किसी भी तरह से एडिडास की जगह ना ले सके। अब अगर इन सारी चीजों को ध्यान से देखें तो हर किसी को बस यही लगता था कि अब तो एडिडास वायरल होने वाला है और साथ ही एडिडास सबसे टॉप स्पोर्ट ब्रांड बनकर उभरेगा, क्योंकि ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर जो कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ होती है एक छोटा सा गजब का ट्विस्ट, और जब एक्चुअली में रिजल्ट आया तब नाइकी ने पूरी बाजी पलट दी थी। दोस्तों उस वक्त ट्विटर में जहां ओलंपिक से जुड़ी एडिडास के 9000 ट्वीट थे, वहीं दूसरी तरफ ओलंपिक से जुड़ी नाइकी के 16,000 ट्वीट। और ओलंपिक के स्टार्टिंग सेरेमनी से क्लोजिंग सेरेमनी तक जब एडिडास के सोशल मीडिया हैंडल पर जहां 26,000 फॉलोअर्स ऐड हुए, वहीं दूसरी तरफ नाइकी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 59,000 फॉलोअर्स ऐड कर चुके थे। मतलब एडिडास से 4 टाइम्स ज्यादा। इतना ही नहीं, अब मजे की बात तो ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट में एक सर्वे लिया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो उनमें से 21% लोगों ने कहा कि एडिडास कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ 40% लोगों को लगता था कि नाइकी ही टाइटल स्पॉन्सर कर रहा है, ना कि एडिडास। मतलब कि हजारों लाखों लोग यही सोच रहे थे कि नाइकी ही टाइटल स्पॉन्सर कर रहा है इस ओलंपिक में, ना कि एडिडास। अब मेरा आपसे सवाल है कि ओलंपिक में बिना टाइटल स्पॉन्सर किए, बिना $150 मिलियन खर्चा किए, बिना किसी उन शब्दों का इस्तेमाल किए जो ओलंपिक से जुड़ी हो, जिन शब्दों को ओलंपिक कमेटी ने बैन कर रखा था, किसी भी ब्रांड के लिए ऐसे प्रैक्टिकली कैसे संभव हो सकता है कि जो असली प्रायोजक यानी स्पॉन्सर है इस ओलंपिक में, उससे भी ज्यादा पब्लिसिटी कर जाए। तो दोस्तों इस खेल में बाजी पलटने का काम करती है नाइकी का वो मास्टर ब्लास्टर शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उस वक्त सबसे पहली बात जो नाइकी वालों को समझ में आई कि कोई भी सिस्टम चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, वहाँ तो हमेशा
कोई ना कोई लूप होल्स यानी खामियां तो होती ही है, और उन्होंने पाया 3 खामियां। पहला, ओलंपिक में टाइटल स्पॉन्सर चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन एथलीट्स तो जो चाहे वो शूज पहन सकते हैं, और यही वो वजह थी जिसके लिए नाइकी ने 400 ओलंपियंस को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, और उन्हें बस नाइकी के जूते पहनने के लिए कहा गया जो उन्हें दिया गया था। इसके लिए नाइकी ने येलो ग्रीन कलर के जूते लेकर आए जिसे बोल्ट नाम दिया गया था, और 400 एथलीट्स को उनके मैच के दौरान पहनने के लिए कहा गया। और ये येलो ग्रीन कलर के शूज को लाने के पीछे का मकसद, और ये ओलंपिक के ट्रैक के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाता था, मतलब कि लोगों की नजरों में जल्दी आ सके। दूसरा खामियां जो उन्होंने उनके रूल्स में पाया, जहां नाइकी अपने विज्ञापनों में लंदन ऑफ यूके को प्रदर्शित नहीं कर सकता था क्योंकि ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसे बैन किया गया था। लेकिन यहाँ जो खामियां था वो यह था, लंदन ऑफ यूके के अलावा पूरी दुनिया में और 28 लोकेशन ऐसे हैं जिनका नाम लंदन है। तो अब नाइकी वालों ने लंदन ऑफ यूके को छोड़कर और जितने भी लोकेशन थे वहाँ अपना विज्ञापन शूट किया, जैसे लंदन ओहायो, लंदन प्लाजा, लिटिल लंदन इन जमैका, लंदन होटल, लंदन जिम, लंदन फील्ड, स्मॉल लंदन इन नाइजीरिया और लंदन रोड। और नाइकी ने बहुत ही स्मार्टली लंदन को अपने कमर्शियल में यूज कर पाया, वो भी लीगली। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप आमतौर पर देखेंगे नाइकी या एडिडास जैसे ब्रांड को उनके कमर्शियल में सेलिब्रिटी के द्वारा ब्रांड एंडोर्समेंट करते हुए, लेकिन इस ओलंपिक में नाइकी के कमर्शियल में सेलिब्रिटी के द्वारा ब्रांड एंडोर्समेंट करते हुए आप कहीं नहीं देखेंगे। जबकि दूसरी तरफ एडिडास अपने सारे कमर्शियल में ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ओलंपियंस को हायर कर रहा था, तब नाइकी ने एवरेज टीनएजर्स को हायर करने का फैसला किया उनके ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर। आई रिपीट, जब एडिडास ने ओलंपियंस की नियुक्ति कर रहा था तभी नाइकी ने एवरेज टीनेजर्स यानी 13 से 17 वर्ष के एज ग्रुप को हायर करने का फैसला किया, जिनको कोई नहीं जानता था। और नाइकी ने बहुत ही खूबसूरत एक मास्टरपीस कमर्शियल लेकर आया, जिसके बाद ये कमर्शियल इंटरनेट पर भौकाल मचा दिया। और वो विज्ञापन कुछ इस प्रकार दिखता है। There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. अगर आपने ये कमर्शियल को ध्यान से देखा तो आपको रियलाइज हुआ होगा जैसे कि कैडबरी और कोका कोला जैसे ब्रांड अपने विज्ञापनों में प्यार, खुशी और उत्सव की भावना से जोड़कर अपने आइडिया को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ नाइकी अपने कमर्शियल में इंस्पिरेशन, प्रेरणा की भावना से जोड़कर अपने आइडिया को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। अब इन तीनों ही ब्रांड के केस में कैडबरी, कोका कोला और नाइकी अपने कमर्शियल में एक अलग नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। और अगर
अगर आप नाइकी के कमर्शियल को और ध्यान से देखो तो आप देखेंगे उसेन बोल्ट, माइकल जॉर्डन या लियोनेल मेसी जैसे लीजेंड की बात नहीं कर रहा है, वो उन लीजेंड के स्पिरिट की बात कर रहा है। मेरे और आपके जैसे हर एक व्यक्ति जो एस्पिरेंट है, और आप चाहे कोई भी हो, अगर आप हर दिन अपने लिमिट को पुश करने की कोशिश करते हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, तो नाइकी का ये कमर्शियल आपकी खुद की स्टोरी को दिखाता है। और नाइकी इसीलिए ट्रेंडिंग हो पाया क्योंकि वो लोकल चैंपियंस के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहा। और ओलंपिक के स्टार्ट होने के एक सप्ताह बाद जहां यूट्यूब में एडिडास के 2.5 मिलियन व्यूज थे, वहीं दूसरी तरफ नाइकी के 7.6 मिलियन व्यूज। मतलब बिना किसी टाइटल स्पॉन्सर के, बिना $150 मिलियन पे किए, बिना किसी ओलंपिक से जुड़ी शब्दों का यूज किए, इस गला काट कंपटीशन में नाइकी अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एडिडास को पछाड़कर उससे भी आगे निकल गया और चैंपियन बनकर उभरा। अब दोस्तों, इस कहानी से हम कुछ इम्पोर्टेंट सबक सीख सकते हैं। पहला, जिंदगी के चाहे किसी भी रेस में जब आपके सारे पासे उल्टे पड़ जाएं, जहां आपको आगे का कोई भी रास्ता नजर ना आए, फिर भी अगर आप में हिम्मत है थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की, तो रास्ता तो बनाया ही जा सकता है। और आपने रियलाइज किया होगा, इस ओलंपिक में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद नाइकी ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर एक बेहतरीन कमर्शियल लेकर आया, जिससे कि वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एडिडास को टक्कर दे सके। क्योंकि नाइकी एक ब्रांड है, इसीलिए महसूस किया कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बस छोटा सा अंतर होता है, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का। और इस केस में इतने सारे बाधाओं के बावजूद नाइकी एज ए चैंपियन बनकर उभरा। दूसरा, लोग भले ही भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहा था, लेकिन लोग ये चीज कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और नाइकी का ये कमर्शियल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यदि आप कोई भी काम करने के लिए चुनते हैं, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये उल्लेखनीय है या नहीं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि लेजेंड कहते हैं, कहीं न कहीं हम मानने लगे कि महानता तो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होती है या फिर केवल सुपरस्टार के लिए होती है, मगर सच्चाई तो ये है, महानता हम सब में है। ये हमारे उम्मीदों को कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे उम्मीदों को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि महानता सिर्फ किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति में नहीं होती, महानता तो वहाँ है जहाँ आप इसे ढूंढने की कोशिश करो।